हिंदी कहानी धोखे की एक रात या सुहाग रात। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सुहाग रात को पति ने अंधेरे में ही मेरे साथ। पति ने कहा, हमारे यहाँ शादी की पहली रात को पति और पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखे तो बड़ा अपशकुन माना जाता है। मैं भी शर्म के मारे कुछ न कह सकी। सारी रात उसने अपनी मोहब्बतें मुझ पर लुटाई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं था। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरा पति कमरे में आया और उसने कहा कि माफ़ करना, रात को मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। मैं सारी रात वहीं पर था और तुम्हारे पास न आ सका। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अगर पति अपने दोस्त के साथ था तो रात को मेरे साथ कौन था? मेरा नाम आरती है। मैं बहुत जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़की थी। एक बहुत अच्छे परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए किस कदर बुरा होगा और मुझे किस तरह की परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं जो सारी ज़िंदगी ऐशो आराम में पली बड़ी थी, शादी के बाद मुझे कितनी परेशानी से गुजरना होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी शादी ना करती। हमेशा अपने माता पिता के दर पर ही भले बैठी रहती, लेकिन लड़कियों को हमेशा अपने माता पिता के घर पर नहीं बैठाया जाता। उनकी शादी की जाती है और उनको अगले घर विदा किया जाता है, यह जाने बिना कि अगले घर में उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार हो सकते हैं। मेरी आंखों में बहुत सारे सपने थे। अपने आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे अरमान सजाए बैठी थी। मैंने अपने पति को देखा तो नहीं था, लेकिन सबसे मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी थी। सबका कहना था कि हमारी चांद सूरज की जोड़ी है और मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। यह सुनकर मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं अपनी सास और नंद से मिली थी। वह बहुत अच्छी थी। सब मेरी किस्मत पर खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छा परिवार मिला है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही थी। मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई। शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो मेरी सास ने मुझे दूल्हे के कमरे में बिठाया। मेरी नंद और उसकी कुछ सहेलियां मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरा इंतजार मुझे बेचैन करता जा रहा था। अब काफ़ी देर हो चली थी। आधी रात लगभग गुजर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और नहीं जाग पाऊंगी और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि नींद मुझ पर हावी हो रही थी। पिछले कई दिनों से शादी के फंक्शन की वजह से मैं थकावट का शिकार थी। अब भारी लहंगे और भारी जेवर की वजह से मुझे बेचैनी भी हो रही थी। दिल चाह रहा था कि मैं ये भारी जेवर उतार दूं और अपने कपड़े चेंज करूं, क्योंकि मुझे दूर दूर तक अपने पति के आने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मेरा दिल बुझता जा रहा था। मायूसी मुझे घेर रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा पति कहीं मुझे पसंद ही ना करता हो, वह किसी और लड़की को पसंद करता होगा। इसकी वजह से अब तक वह मेरे पास नहीं आया, वरना पहली रात को तो पति दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास आता है। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे और मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, वरना अब तक मेरा पति कमरे के अंदर होता। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं घूंघट की आड़ में थी। अभी मैंने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था कि अचानक से पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया और मैंने एकदम से अपना घूंघट ऊपर उठाया। मैं जो अपने पति के आने से खुश थी, एकदम से अंधेरे की वजह से डर गई और पूछने लगी कि कौन है और लाइट किसने बंद की। तब मेरे पति ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उनसे पूछा कि आपने लाइट बंद क्यों कर दी? मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे तो घबराहट सी महसूस हो रही है। तब मेरे पति ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त किसी भी चीज़ से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ शादी की पहली रात को दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की शक्ल देखे तो बुरा अपशगुन माना जाता है। शायद तुम्हें यह बात मेरे घर वालों ने नहीं बताई होगी। तब मैंने भी ना में सिर हिला दिया और मैंने कहा, नहीं, मुझे तो आपके घर वालों ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह तो बड़ी अजीब सी रस्म है। तब मेरे पति ने कहा कि मैं इन रस्मों में बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत मानता हूँ इन रस्मों को, और हाँ, यह सब बातें सही भी होती है।
मेरा पति मेरे बहुत करीब आ गया था और मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं अपने पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मगर मेरे दिल में यह ख्याल ज़रूर था कि इतने महंगे पार्लर से मैं तैयार होकर आई हूँ और सबने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और मेरे पति ने लाइट ही बंद कर दी और मेरे हसीन चेहरे को नहीं देखा। हालांकि वह अपनी हथेलियों से मेरा चेहरा छूकर महसूस कर रहे थे और मेरी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल बुझ सा गया था। मैं चाहती थी कि मेरा दुल्हन वाला रूप मेरे पति रोशनी में देखते और मेरी तारीफ़ करते, लेकिन मेरे पति के जज्बों की शिद्दत देखकर मैं कांप के रह गई और सारी बातें भूल गई, क्योंकि एक अजीब ही खुमार था जो मेरे वजूद का हिस्सा बन गया था और पति की मोहब्बत के सामने मैं बेबस हो गई थी और सारी बातों को भूल गई थी। सारी रात हम दोनों एक दूसरे में मग्न रहे। यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, लेकिन यह सिर्फ मेरा भ्रम था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात ही मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो मैं अपने पति को बिस्तर पर नहीं पाया, लेकिन मेरे वजूद से उनकी महक आ रही थी। मैं फ़ौरन से वॉशरूम में गई और नहा के आ गई। अभी मैं अपने पति के बारे में सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर आते हुए दिखाई दिए और दिन की रोशनी में उनको देखकर मैं शर्मा गई, क्योंकि मुझे रात वाला मंजर याद आ रहा था। मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था और मेरी निगाहें झुकती चली जा रही थी। शर्म से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही थी मगर अंदर आते ही पति ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई और मुझे लगा कि कमरे की छत मेरे सर पर आकर गिर गई हो। मैं बिल्कुल पत्थर बनी खड़ी हुई थी। मैं इस कदर सदमे में थी कि मेरे लब हिल ही नहीं पा रहे थे। मेरे पति ने अंदर आते ही मुझसे कहा कि मुझे माफ़ करना, सारी रात तुम्हारे पास नहीं आ पाया और तुम मेरा इंतज़ार करते करते सो गई, क्योंकि मेरे दोस्त का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ गया था। मेरी सारी रात हॉस्पिटल में गुजर गई। अब मेरे दोस्त की तबीयत कुछ बेहतर हुई है तो मैं घर आया हूँ। कोई भी पति अपनी सुहागरात को अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर यूँ नहीं जाता जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना आ गई हो, और मेरा जिगरी दोस्त मौत के मुँह में था, इसलिए उसके पास जाना पड़ा, वरना मैं तुमको अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाता। मुझे उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। मुझे बहुत अफसोस है। यह हमारी शादी की पहली रात थी और मैंने तुम्हें इंतज़ार की सूली पर लटकाए रखा और तुम्हें यूँ मायूस किया, लेकिन अब मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका भी नहीं दूंगा। वह बेताबी से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खुमार था, लेकिन मैं तो उसकी बातें सुनकर पत्थर की बन गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या बोल रहा था। इसके कहने के मुताबिक यह सारी रात घर नहीं आया था, तो रात को जो मेरे कमरे में आया था, तो फिर वह कौन था जिसके साथ मैंने सुहागरात मनाई थी। मुझे पत्थर का पुतला बना देखकर मेरे पति मेरे करीब आए और कहने लगे कि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हें मना लूँगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर तो एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। रात वाला मंजर मुझे किसी सांप के डसने सा लग रहा था। कुछ देर पहले जो मंजर मुझे खूबसूरत लग रहा था, जिसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाली थी, अब एकदम से वह मेरे लिए बहुत ही भयानक हो गया था। मेरे जिस्म से उठती हुई महक अब मुझे बदबू लग रही थी। मेरा सारा बदन जलने लगा था, यह सोचकर कि किसने मुझे छुआ और मेरा यूं फ़ायदा उठाया। अब मेरा पति मेरे करीब आ गया था। वह अपने पति होने का हक मुझसे वसूल कर रहा था, लेकिन मेरा तो दिमाग जैसे एक ही बात पर अटक कर रह गया था। मैं अपने पति को ना कुछ बता सकती थी, ना उनसे कुछ पूछ सकती थी, और मैं इस घर में बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं मालूम था कि रात को जिस आदमी ने मेरे साथ सुहागरात मनाई थी वह कौन था, मगर उसने यह गंदी हरकत क्यों की थी। अगर मेरे पति और मेरे घर वालों को इस बात की भनक भी लगती तो वह लोग शायद शादी के पहले ही दिन मुझे मेरे माँ बाप के घर रवाना कर देते और मेरे माँ बाप पहले ही दिन मुझे यूँ वापसी देखकर सदमे से ही मर जाते। इस एक बात की वजह से क्या कुछ हो जाता, इसलिए मैंने अपना
मुंह सी लिया था। लेकिन मेरे दिल और मेरे दिमाग की जो हालत हो रही थी वह लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल था। ज़िंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जो अपनी नई ज़िंदगी के सपने सजाकर इस घर में आई थी, पहली रात किसी बेदर्द इंसान ने मेरी आंखों से वह सारे सपने छीन लिए और मुझे परेशानी और जिल्लत की आग में धकेल दिया था। मेरी खुशियां खा गया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने आंसू अपनी आंखों के पीछे धकेल रही थी ताकि मेरा चेहरा देखकर कोई हकीकत तक ना पहुंच जाए। मेरे पति ने अपने पति होने का हक वसूल कर लिया था और मुझसे पूछ रहा था कि क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो। मैं अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लाना चाहती थी, लेकिन वह भी नहीं ला पा रही थी। तब मैंने बहाना बना दिया कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। जब हम दोनों फ्रेश होकर बाहर हॉल में गए तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे एक भारी भरकम जोड़ा पहनने के लिए दिया और बहुत सारे जेवर निकाल कर दिए और वह मुझसे कहने लगी कि आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होनी है, इसलिए तैयार हो जाओ। मैंने वह पहन लिए और मेरी नंद मुझे मेकअप करती जा रही थी। मैं बुझे दिल के साथ तैयार हो रही थी। मेरे अंदर जैसे एक जंग सी छिड़ी हुई थी। वह तो शुक्र है कि मेरा पति इस कदर खुश था कि उसे कुछ पता नहीं चल सका कि उससे पहले यह हक कोई और वसूल कर चुका है, वह भी गलत तरीके से। मुझे तैयार करके सारे मेहमानों के सामने लाया गया जहां बहुत सारी औरतें और मर्द बैठे हुए थे। कुछ खानदान की औरतें थी और कुछ इसी घर की थी। वहां मौजूद हर लड़के के चेहरे को मैं गौर से देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि रात को जिसने मेरे साथ यह गलत हरकत की थी वह आदमी कौन था। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह शख्स कौन था। मैं लोगों के चेहरे और उनकी आंखें पढ़ने की कोशिश करती रही तो मुझे दो लोगों को देखकर शक महसूस हुआ, क्योंकि वह अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों में से ही कोई एक शख्स है जिसने मेरे पति की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया था और रात के अंधेरे में मेरी इज्जत पर हाथ डाला। और दुख तो इस बात का है कि मैंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि वह मेरा पति है और उसका पूरा हक है मेरे ऊपर। मैंने सारी ज़िंदगी अपने पति के लिए खुद को संभाल कर रखा और किसी दूसरे लड़के से किसी तरह का रिश्ता नहीं बनाया। लेकिन शादी होते ही मेरे साथ यह जो अनहोनी हो गई उसके बारे में मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसी परेशानी में रात दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मैंने अपने पति पर यह जाहिर नहीं किया कि मेरे साथ किस किस्म का हादसा हो चुका है। कुछ दिनों बाद फिर से कमरे की लाइट बंद हुई और कोई अंदर आया। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। मैंने डरकर पूछा, कौन है? तभी मेरे मुंह पर हाथ रखकर उस शख्स ने मुझे बिस्तर पर गिराया और मुझ पर चढ़ गया। अब मैं समझ गई थी कि यह मेरा पति नहीं है, बल्कि वही इंसान है जिसकी दरिंदगी का निशाना मैं शादी की पहली रात को ही बनी थी। मैं रोना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर उसका हाथ मजबूती से मेरे मुंह पर था जिसने मेरी आवाज़ को दबा रखा था। मैंने उसके हाथ पैर पर बुरी तरह से काटा तो उसकी जोर की चीख निकल गई और उसने जोर से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। इसके इस कदर जोर ज़बरदस्ती करने पर एक पल के लिए मुझे कुछ होश न रहा। अब वह मेरे साथ बेदर्दी करता रहा। मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा। मैं उसको अपने ऊपर से हटाना चाहती थी, उसको इस बात का यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा सब कुछ मेरे पति के लिए है, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं करो। लेकिन वह इंसान ही बहुत जालिम था। उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था और वह जालिम आदमी मेरे जिस्म को नोच रहा था। ना जाने मेरा खुद का पति कहाँ पर था। मैं अपने पति को दिल ही दिल पुकार रही थी और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति कमरे के अंदर आ जाए। लेकिन पता नहीं वह कहाँ चले गए थे, जबकि वह आदमी मुझे बर्बाद करके अब जा चुका था। मैं रोती रही और इसी हालत पर बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर-थर काँप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर वॉशरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़-रगड़ के साफ करने लगी। न जाने वह कौन सा आदमी था जिसका चेहरा भी मैं नहीं देख पाई थी और वह लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। काफ़ी देर तक अपने शरीर को साफ करने के बाद मैं वॉशरूम से बाहर आई
तो सामने ही मेरे पति परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद को जल्दी ही काबू किया और उनके पास में बैठकर उनसे पूछने लगी कि आप ठीक तो है? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है? मेरे पति कहने लगे, जाने उसे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात तक तो बिल्कुल ठीक था, आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वह बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। यह बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरा पति पहली रात को जब गया था तब इनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक इनके दोस्त की तबीयत खराब होना। मुझे इन सब चीज़ों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वह आदमी वह था जो मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरे पति ने मुझे भावों में भरकर प्यार से पूछा, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो, क्या घर में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मैंने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस यूं ही जरा थकावट सी है। मेरे पति मुझे गले लगाए यह सब कह रहे थे और मैं भी उनकी बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। जितनी नरमी उनके हर एहसास में होती थी उतनी नरमी उस दरिंदे के एहसास में नहीं होती थी। पति की पनाह में जाने के बाद मैं खुद के वजूद में सिर्फ और सिर्फ खुशी महसूस करती हूँ। आज की रात मेरे पति इतने प्यार से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, मेरा एक पल के लिए दिल किया कि सारी सच्चाई बता दूं कि उनके अलावा मेरा किसी और से भी रिश्ता है, लेकिन वह सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है। लेकिन मैं बहुत डर गई थी, अगर बता देती तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। मेरे पति जो मुझे अभी इतनी मोहब्बत कर रहे थे, हो सकता है वह ना करते, बल्कि मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देते। सारी रात मैं उनके जज्बातों को बर्दाश्त करती रही और सुबह जब मेरी आंख खुली और मेरे पति मेरे बराबर में ही लेटे हुए थे, मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने एक बार फिर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझ पर अपने जज्बात लुटाने लगे। दोपहर के 2 बजे हम लोग कमरे से बाहर आए थे। मेरी सास हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह बहुत ही अच्छी औरत थी, बहुत नरमी के साथ पेश आती थी। उनको देखकर मुझे अपनी माँ की ही याद आती थी। हम लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। मेरे पति मुस्कुराते हुए मेरे बराबर में ही बैठे थे। आज मेरे पति का पूरा परिवार ही घर पर मौजूद था, वरना मेरी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ननद से ही हुई थी। मेरे सामने मेरे 2 देवर भी बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, जबकि यह वही लोग थे जिनको देखकर मुझे उन पर शक हुआ था। लेकिन जब मेरी सास ने मेरी पहचान उन दोनों से कराई तो मैं दंग रह गई और मुझे जो शक उन दोनों पर हुआ था वह खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी देवर अपनी भाभी के साथ यह गंदा काम तो नहीं कर सकता। यहाँ पर एक रस्म होती थी कि देवर अपनी भाभी को अपने हाथों से खीर खिलाएगा। पहले मेरा बड़ा देवर मेरे पास आया और चम्मच भर के मुझे खीर खिलाया। मैंने देखा उसके जिस्म पर बाल थे। मुझे वह पल याद था कि जब सुहाग रात वाले दिन कोई इंसान मेरे कमरे में आया था तो अंधेरे में भी मैंने महसूस किया था कि उसके जिस्म पर भी बाल थे। मैं उसके बालों वाले हाथों को बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी और मुझे एक पल ही लगा था उस आदमी को पहचानने में जो उस रात मेरे करीब आया था। वह मुझे खीर खिलाकर मुस्कुरा रहा था और वापस अपनी जगह बैठ गया। मैं बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई थी और जब मेरा दूसरा देवर मेरे पास आया और चम्मच भर खीर मेरे मुंह के पास किया तो मैंने उसका वह हाथ देखा। यह हाथ देखकर मैं हैरान हो गई। जो उस रात मैंने उस दरिंदे के हाथ में काटा था वही निशान मेरे छोटे देवर के हाथ में था। बल्कि वह दोनों भाई एक एक रात मेरे करीब आए थे और मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे देवर ही थे, यानी मेरे पति के छोटे भाई। मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा और मैं उसी वक्त अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक जोरदार थप्पड़ अपने देवर के मुंह पर दे मारा। मेरी इस हरकत से सब लोग हैरान होकर अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले जो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, अब वहाँ पर हैरत ही हैरत थी। तभी मेरे पति मुझे पीछे करते हुए कहने लगे, यह क्या बदतमीजी है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो आरती?
जबकि मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे आपकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर आपके दोनों भाइयों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। मेरी सास भी हैरानी की हालत में अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी, जबकि यही हाल मेरी नंद का भी था। मेरे पति गुस्से भरी आंखों से अपने दोनों भाइयों को देख रहे थे, जो सहमे हुए खड़े थे। मेरे पति बरसते हुए कहने लगे, क्या यह हरकत तुम दोनों की है? वह फौरन ही इनकार करने लगे और ना में सिर हिलाने लगे, मगर उनके चेहरे सारी हकीकत को बयां कर रहे थे और मेरे पति और उनके माता पिता दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए शायद वह समझ गए थे कि गलती इन दोनों की है। किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि तुम अपने देवर पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, बल्कि सबने मेरा साथ दिया और मेरी तकलीफ और दर्द को समझा। मैं जो इस बात से डरती थी कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, मेरा पति भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा और अपने भाइयों का साथ देगा, मैं गलत थी। मेरी हालत उस बात की गवाही थी। मैंने पूरी तरह से अपने पति को सारी बातें बता दी। मेरा पति उन पर हाथ उठाने लगा और वह लोग माफ़ी मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई है। मेरा पति गुस्से से बौखला गया। मेरे पति ने मुझसे कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत को खतरा हो, उस घर में हम नहीं रहेंगे। इस तरह हम अलग घर में शिफ्ट हो गए, मगर आज भी वह वक्त मैं नहीं भूल पाती हूँ। मेरे पति हर वक्त मुझसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उनके भाइयों ने मेरे साथ जो गलत हरकत की थी, इस वजह से वह खुद को कसूरवार समझते हैं। मैं उनको दिलासा भी देती हूँ कि कसूर आपका नहीं है, कसूर आपके भाइयों का है। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं उनकी भाभी थी, और भाभी तो माँ समान होती है। उनके बड़े भाई की बीवी थी, उनके घर की इज्जत थी। लेकिन उन लोगों ने इन सब बातों को सोचा ही नहीं और अपने घर के अंदर ही दरिंदगी पर उतर आए। हालांकि अब वह भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, लेकिन अब उनकी शर्मिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी सास और मेरी नंद मेरे घर आते थे और हर वक्त वह भी मुझसे माफ़ी ही मांगती थी। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं उन सब बातों को भूलने की कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन यह सब मेरे बस में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने पति पर यह सब जाहिर नहीं होने देती कि अब तक मुझे उस बात का कितना दुख है, और अब तक मैं वह बुरा वक्त नहीं भूली हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को इन बातों से तकलीफ होती है। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, अब मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अब हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है, जिसकी वजह से हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ गए हैं। उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी अपने देवर की शक्ल तक नहीं देखी, ना मेरे पति ने उनसे कोई बात की है, ना कोई ताल्लुक़ रखा है, और शायद वह लोग इसी काबिल थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।